यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी जो है वो इनकम टैक्स का यूनिट स्टार्ट किया हुआ है और इनकम टैक्स के अंदर हम लोग जो है वो भी पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5। अपनी बुक जो है, इस बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है, डेट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, उस टॉपिक को हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ओके, और उस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है उसको मतलब कंप्लीट चैप्टर को 3 लेक्चर में हम लोग जो है उसको निपटाएंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, आज का अपना सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा? हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एडवांस सैलरी, ये एडवांस अगेंस्ट सैलरी एंड एडवांस सैलरी, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। उसके अलावा ग्रेड पे सिस्टम क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोगों ने जो है 3 तरह के जो डिडक्शंस है जो सैलरी हेड के अंदर अपने को मिलती है, सेक्शन 16 की, 16 1 की, 2 की, 3 की, बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और तीसरा होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। उस पर पूरी पीएचडी हमने कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलता है, ठीक है ना, तो उसका या तो अगर इन कैश मिला तो वो सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा, और अगर इन काइंड मिला तो उसका मॉनेटरी वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर आपको मिला, जैसे अगर आपके एम्प्लॉयर से आपको अगर फैसिलिटी को रिसीव होती है तो उस फैसिलिटी का मॉनेटरी वैल्यू हम निकालेंगे। तो वो सब हम सैलरी हेड के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस होती है, कुछ डिडक्शंस होती है, वो एक सेपरेट सिनेरियो है। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा वो सब सैलरी हेड के अंदर जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर उन सब अमाउंट को हम जब जोड़ेंगे तो ग्रोस सैलरी निकलेगा, उसमें से आपको जो है वो सेक्शन 16 की जो है वो क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। तो अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा हमने पढ़ा था जी। हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक बार आपको मैं अपने बुक के अंदर आप आ जाओ और मैं आपको एक बार के लिए जो है वो चार्ट दिखा दूं। हमने जो पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ध्यान देना एक बार। मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था कि फॉर्मेट जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी का वो कैसा था। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक सैलरी को जो है लेके आते हैं, इसके अंदर ग्रेड पे ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो है वो क्या आएगा, अलाउंसेस। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मॉनेटरी जो मॉनेटरी अमाउंट जो आपको रिसीव होता है अपने एम्प्लॉयर से फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसिस के बदले में, तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, अलाउंसेस। अलाउंसेस का हम लोगों ने जो है वो 3 कैटेगरी पढ़ा था। एक होता है फुली एग्जेम्प्ट, एक होता है फुली टैक्सेबल और एक होता है पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। उसके अंदर भी फिर 3 कैटेगरी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद फिर आपको मैंने बताया था कि एक लेक्चर हमारा लगेगा पूरा का पूरा परक्विजिट्स के ऊपर, बोले तो फैसिलिटीज, ठीक है ना। तो फैसिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे उसके ऊपर, और एक वीडियो जो है वो हमारा लगेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो वो रिटायरमेंट बेनिफिट का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। एक बार के लिए दोबारा थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ मिलेगा, चाहे वो बेसिक सैलरी है, चाहे वो अलाउंसेस है, चाहे वो परक्विजिट्स है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये सब जो अमाउंट मिलेगा उस सबको आप जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रोस सैलरी। ये जो ग्रोस सैलरी अपने पास निकल के आएगा, इसमें से आपको जो है वो क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 के 3 तरह के रिडक्शन, 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) के अंदर आएगा आपका कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(2) के अंदर जो है वो आएंगे आपकी कौन सी, एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन, जो मिलेगा ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर जो है वो है आपका कौन सा, प्रोफेशनल टैक्स की रिडक्शन। और ये जो रिडक्शन आपको मिलेगी ओनली एंड ओनली ऑन पेड बेसिस, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया था। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। सेकंड लेक्चर के अंदर अब हम जो है वो पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, रिटायरमेंट बेनिफिट, बोले तो आरबीज के बारे में। किसके बारे में, आरबी के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक है, उसको हम निपटाएंगे। इसके अंदर टोटल मिला के अपने को 6 डिफरेंट तरह के प्रोविजंस जो है वो पढ़ने हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के। ये हो जाएगा। देन उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो काफी बड़ा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम जो है वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो कंप्लीट कर देंगे और अपना चैप्टर जो है इसको क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ओके जी। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें अलाउंसेस का पोर्शन मेजॉरिटी हमने कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर आज का है जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट करेंगे, और थर्ड लेक्चर के अंदर फैसिलिटीज का जो टॉपिक है वो सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। ओके जी सर। तो आ जाइए जल्दी से आप रिटायरमेंट बेनिफिट के टॉपिक के ऊपर शुरुआत करते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट का देखो जी, रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, जब कभी एम्प्लॉय जो है वो क्या हो रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय ने मान लो अपने 30-40 साल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दिए, 30-40 साल के बाद में अब वो जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। मान लो एक एम्प्लॉय, एक पर्सन था, उसने 20 साल की उम्र में जो है वो टाटा कंपनी को जो है वो क्या किया, ज्वाइन किया, और अब वो 60 साल की उम्र के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है तो उसने अपने जिंदगी के क्रूशियल 40 ईयर्स जो है वो किसको दिए, टाटा ग्रुप को दिए। तो जब वो रिटायर हो रहा है तो टाटा कंपनी बोलती है कि देखो आपने अपना जीवन जो है वो टाटा कंपनी को दिया, अब आप रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे हम आपको कुछ बेनिफिट जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब इनकम टैक्स वाले जो है वो क्या बोलते हैं कि देखो जी आपको अगर बेनिफिट मिल रहे हैं, हमें खुशी है कि आप रिटायर हो रहे हैं और आपको बेनिफिट मिले, लेकिन देखो जी हमको तो टैक्स चाहिए।
ठीक है ना। तो अब अपने को यहां पे जो वो देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कभी भी एम्प्लॉय जो वो क्या होता है, रिटायर होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे उसके जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो आज के इस क्लास के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग ग्रेच्युटी हो गया, लीव एनकैशमेंट्स हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो कंपनसेशन होता है वो हो गया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गया, या इसके अलावा प्रोविडेंट फंड हो गया, इन सब के प्रोविजन हम लोग जो है वो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके जी, लेक्चर को शुरू करें, ग्रेच्युटी को हम स्टार्ट करें। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग अपकमिंग जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है या दिसंबर 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, दोनों का कंप्लीट वीडियो लेक्चर लाइक दिस, प्लस में आपको सारा का सारा स्टडी मेट मिलेगा हार्ड कॉपी में, आपके होम एड्रेस पे किताबें आएंगी। 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 में, 10 सब्जेक्ट पेपर 2 में, तो 20 सब्जेक्ट की 20 सेपरेट बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएंगी। जैसे अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारा इनकम टैक्स का बुक हो गया। इस तरीके से 20 किताबें आपके घर पे आएंगी, ठीक है। प्लस में हर यूनिट की सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्सेज आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस, उसके ऊपर आपको जो है वो सब अवेलेबल हो जाएगा। ओके जी, चलो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रिटायरमेंट बेनिफिट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है अपना ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है इसके बारे में देखो, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। पहला, प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल आएगा भी तो सिंपल सा आएगा, ठीक है, जहां जहां से बन सकता है मैं आपको करवा भी दूंगा। दूसरा, जो क्वेश्चन रिटायरमेंट बेनिफिट पूछे जाएंगे वो जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन की लिमिट्स के, ठीक है ना। ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ठीक है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 20 लाख, रिट्रेंचमेंट की कितनी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की कितनी है, लीव सैलरी का कितना है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन लिमिट कितनी है, ये सब। तो क्वेश्चन जनरली यहां से जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं किसके, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन लिमिट्स के, कि अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, अगर लीव एनकैशमेंट मिल रही है तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, अगर रिट्रेंचमेंट पे कंपनसेशन मिले तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कंपनसेशन मिले तो कितना अमाउंट क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। ये सब टॉपिक जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी जो है वो मिलती है एक एम्प्लॉय को ग्रेशियस वर्क के बदले में। अगर एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को बुलंदियों पे ले गया, तो जब वो पर्सन रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे उसका एम्प्लॉयर बोलेगा देखिए आपकी वजह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचाया है, तो हम आपके इस ग्रेशियस वर्क के बदले में आपको कुछ अमाउंट जो वो देना चाहते हैं, डेट इज नोन एज ग्रेच्युटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी होती है किसके लिए, फॉर, ध्यान देना, ग्रेच्युटी फॉर एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। जो पास्ट सर्विसेज आपने ऑर्गेनाइजेशन को दी हैं उसके एप्रिसिएशन के लिए हम आपको जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेच्युटी। अब एम्प्लॉय आपको मालूम है दो तरीके का हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो दोनों के लिए ग्रेच्युटी जो है उसके जो प्रोविजंस है वो क्या है, अलग अलग है। आइए सबसे पहले नंबर पे क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी। अगर मान लो कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉइज को, तो जितना भी ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो ग्रेच्युटी का अमाउंट जो किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय ऑफ द लोकल अथॉरिटी, तो उनको जितना भी अमाउंट मिलेगा उसका सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में, पहला। दूसरा, अगर कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो मिलता है किसको, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो मिलता है किसको, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो अब यहां पे जो है वो दो केसेस आएंगे। अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो प्रोविजन कुछ और है, और अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो प्रोविजन कुछ और है। पहले तो बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए तो एग्जेम्प्ट ही है। बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो जब भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आप एग्जेम्पशन चेक करना चाहोगे, आप ये देखना चाहोगे कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो उसके लिए कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय जो है वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में या वो कवर्ड नहीं है। अगर वो कवर्ड है तो हम आपको जो है वो 3 यहां पे लिमिट देंगे, उन 3 में जो सबसे कम लिमिट आएगी वो है एग्जेम्पशन, बाकी अमाउंट होगा टैक्सेबल। एग्जांपल वैसे बताता हूं, ये 3 लिमिट निकल के आई, इन 3 में जो सबसे कम आई वो आई मान लो 5 लाख, आपको टोटल ग्रेच्युटी जो है वो मिली है, एग्जांपल मान लो 17 लाख रुपए,
जब आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको टोटल ग्रेच्युटी मिला वो कितना मिला? 17 लाख और 17 लाख रुपए मिला। अब आपके लिए कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 17 का 17 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गया, इसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप देखना पड़ेगा कि आप कवर्ड हो या कवर्ड नहीं हो। अगर आप कवर्ड हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये 3 लिमिट है, इन 3 लिमिट को कंप्यूट करेंगे। इनमें जो सबसे कम आएगी, सबसे कम मान लो आई 5 लाख, ये 5 लाख रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग अमाउंट कितना? 17 में से 5 के बोले तो 12 लाख, ये अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यस और नो? यस सर। सर जल्दी से आप वो 3 लिमिट बता दो, वो कौन कौन सी है। आइए पहले पढ़ते हैं। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में तो 3 लिमिट कौन कौन सी है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। जो तीनों में सबसे कम है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहला 20 लाख रुपए, पहली लिमिट कितनी है? 20 लाख की। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ग्रेच्युटी का टोटल पैसा जो आपको मिला, जैसे अपने केस में 17 लाख रुपए मिला तो 17 लाख। और तीसरी लिमिट क्या है? 15/26, मतलब आधे महीने की सैलरी। 15/26 इंटू लास्ट ड्रोन सैलरी, जो पिछली सैलरी आपको मिली है वो ले लो, इंटू में 15/26 कर लो, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। और जितने साल आपने जो है वो सर्विस के हैं, मान लो आपके सर्विस के साल जो है वो है 12 साल, 12 ईयर एंड 9 मंथ, तो ये क्या हो जाएगा? 13 साल। नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर कितने हो गए? वैसे तो 12 साल और 9 महीने आपने काम किया, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 13 साल। तो अगर 6 महीने या उससे ऊपर है तो उसको पूरे साल में हम काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपका ये होता 17 महीने, 17 मंथ एंड 17 ईयर एंड 4 मंथ, तो ये होता कितना? 17 साल। कितने मानते? 17 साल। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है? तीसरी जो लिमिट है वो क्या है? 15/26 इंटू में लास्ट सैलरी ड्रोन इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर जब आप निकालोगे तो यहां पे 6 महीने या उससे ऊपर है तो उसको कंप्लीट ईयर जो है वो काउंट किया जाएगा। इन तीनों को कंप्यूट कर लेना, इनमें जो सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। खत्म। ओके जी सर। इसके बाद है दूसरा जो सिनेरियो है वो क्या है? अगर एम्प्लॉई, अगर वो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड नहीं है, तो क्या होगा? तो उसके लिए भी वो एक 3 कंडीशन है। उन 3 में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। बाकी अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। अब उसके लिए जो 3 कंडीशन है वो क्या है? सबसे पहला 20 लाख, उसके लिए भी 20 लाख है। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सर दो तो सेम ही है। यस, तीसरी में चेंज है। तीसरी कौन सी है? वहां पे तो 15/26, यहां पे होगा 1/2। ठीक है जी, इनटू एवरेज सैलरी। वहां पे क्या था? लास्ट सैलरी ड्रोन, जो उसको लास्ट सैलरी मिली है पिछले मंथ की, उसको हम कंसीडर करते हैं। यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं करना, पिछले 10 महीने की जो सैलरी मिली है उसका एवरेज कर लो। 10 महीने की सैलरी ले लो और उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, तो वो 1 महीने की सैलरी तो आएगी। यस, तो यहां पे जो है वो क्या होगा? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये ले लो, और इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। और यहां पे जब नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर लोगे तो यहां पे फ्रैक्शन को क्या करना है? इग्नोर। चाहे आपने 17 साल और 11 महीने और 21 दिन काम किया तो भी इसको सिर्फ 17 साल ही काउंट किया जाएगा, 18 इसको नहीं मानेंगे। तो यहां पे फ्रैक्शंस को जो है वो क्या करना है? इग्नोर करना है। ये 3 लिमिट है, इन 3 में जो सबसे कम है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये है प्रोविजन किसका? ग्रेच्युटी का। कितना सिंपल है बताओ? यस और नो? यस। अब कुछ खास बातें, एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं। अगर ग्रेच्युटी मिलती है ड्यूरिंग द सर्विस, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है वो मिलता है ड्यूरिंग द सर्विस, आप अभी जॉब के अंदर ही हो और जॉब के अंदर रहते रहते ही आपको ग्रेच्युटी मिल गया, आपने जॉब में रहते रहते बहुत अच्छा काम किया, एम्प्लॉयर बड़ा राजी हुआ और बोला भाई साहब आपके काम ने तो खुशी कर दिया, ये लो जी 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी के। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम अगर ड्यूरिंग द सर्विसेज अगर आपको कोई भी ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपके लिए होल अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बात खत्म। ठीक है, अगला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है ना ग्रेच्युटी का, वो कितना? सिर्फ 20 लाख रुपए। कितना है? 20 लाख। एंटायर लाइफ में कितना? 20 लाख। जैसे एक एम्प्लॉई था, उसे 3 जगह सर्विस करी, पहली जगह जो है उसको ग्रेच्युटी मिला 7 लाख, 7 लाख एग्जाम्प्ट हो गया। तो अगली जगह पे जो लिमिट है वो 20 लाख की जगह कितनी हो जाएगी? 13 लाख हो जाएगी, क्योंकि 20 में से 7 तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट करवा चुका है, तो अब कितनी हो जाएगी? 13 लाख बच जाएगी। ठीक है ना? तो बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम ए टोटल एग्जाम्पशन कितना? 20 लाख रुपीस का अंडर द एंटायर लाइफ टाइम। ओके जी सर। अब कुछ खास बात, ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट तभी होगी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है पेयर एंड पेई के बीच में। ठीक है ना? अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो ग्रेच्युटी का जो भी टोटल अमाउंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा, जिसको ग्रेच्युटी मिल रही है। तो क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्ट इफ द रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। इफ सच रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट,
अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल, तो जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेच्युटी पेबल बाय, एक एग्जांपल है, एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने किसको, एजेंट्स को ग्रेच्युटी दे दिया, तो क्या, ध्यान देना, तो क्या एजेंट के लिए जो ग्रेच्युटी मिली है क्या वो एग्जेम्पशन उसकी क्लेम कर सकता है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एजेंट में और एलआईसी के बीच में जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। एजेंट को पैसा कम मिलता है जब वो पॉलिसी लेके आएगा। अगर एक महीने एजेंट एक भी पॉलिसी नहीं लाया तो क्या एलआईसी उसको कोई सैलरी पे करता है क्या? नहीं। तो क्योंकि एजेंट में और एलआईसी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन पेयर एंड द पे, देन एग्जेम्पशन अलाउड नहीं होगा। होल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। तो ग्रेच्युटी एग्जांपल जैसे था, ग्रेच्युटी पेबल बाय द एलआईसी ऑफ इंडिया टू इट्स इंश्योरेंस एजेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन एज एजेंट आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन। आई होप यहां पे क्लियर, यस और नो? यस सर। तो सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो है क्या? ग्रेच्युटी, हमने कंप्लीट किया। अगला जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो है पेंशन। देखिए पेंशन क्या है, पहले पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। पेंशन एक पेमेंट होती है। पेंशन क्या बेसिकली एक पेमेंट है जो इज मेड बाय द, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर पे करता है किसको? एम्प्लॉय को। कब? उसके रिटायर होने के बाद। मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एम्प्लॉय एज अ रिवार्ड फॉर द पास्ट सर्विस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेंशन। क्या बोलेंगे आप इसको? पेंशन। अब देखो एक एम्प्लॉय ने बहुत साल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दिए, 20 साल की उम्र में लगा था, 60 साल तक जो है उसने काम किया, 60 साल के बाद अब वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद में अब उसको सैलरी मिलना तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर बोला यार देखो इस आदमी ने इतने अपनी पूरी जिंदगी ऑर्गेनाइजेशन को दी और अब ये रिटायर हो रहा है, तो इसका बेचारे का भरण पोषण भी करना है, तो उसके लिए हमें काम करते हैं इसको पेंशन। हर महीने आपको जो है वो क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी टिल द डेट यू आर अलाइव। मान लो आप जब तक जिंदा हो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो जिनको अभी भी पेंशन मिलती है तो उनके लिए क्या होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ होगी तो उसके स्पाउस जब तक जिंदा है उसको भी जो है वो पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है। अब पेंशन के लिए टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन क्या बोलते हैं, आइए उसको समझते हैं। ठीक है। अब पेंशन जो वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है पीरियोडिक पेंशन, ध्यान देना, एक होती है पीरियोडिक पेंशन जिसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। पढ़ेंगे। पीरियोडिक पेंशन का मतलब क्या होता है? जो हर महीने मिलती है। हर महीने मिलने वाली पेंशन को जो बोलते हैं हम लोग क्या? पीरियोडिक पेंशन, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनकम्यूटेड पेंशन। पीरियोडिक पेंशन या अनकम्यूटेड पेंशन जो हर महीने मिलने वाली पेंशन है, चाहे वो मिले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाहे वो मिले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उनके लिए फुली क्या होती है? टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल। तो पहले तो ये हो गया कम्यूटेड पेंशन, बोले तो मतलब अनकम्यूटेड पेंशन बोले तो पीरियोडिक पेंशन ऑन मंथली बेसिस जो आपको मिलती है वो फुली टैक्सेबल है इन केस ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर मान लीजिए कभी भी जो है वो क्या है? पेंशन मिलती है किसको? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो कौन सी पेंशन? रेगुलर पेंशन बोले तो मंथली पेंशन, बोले तो अनकम्यूटेड पेंशन, तो वो उनके लिए जो है क्या? फुली टैक्सेबल है। बात करेंगे कम्यूटेड पेंशन का। सर पहले समझाओ कम्यूटेड पेंशन होती क्या? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मान लीजिए आपको हर महीने जो पेंशन मिलती थी 10,000 रुपए, ठीक है। अब वो कब तक मिलेगी? जब तक आप जियोगे। मान लो आपके हट्टे कट्टे हो एकदम और भगवान करे आप 100 साल जिए आराम से, ठीक है। अब आपको तो पेंशन मिलेगी, आपका एम्प्लॉयर आपको हर महीने जो क्या करेगा? पेंशन देगा। अब आप 60 साल की उम्र में रिटायर तो हो गए, लेकिन आप बोले एज इज जस्ट द नंबर, मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। मैंने अभी तक दूसरे के अंडर जॉब करी है, अब मैं खुद से जो अपना क्या करूंगा? स्टार्टअप करूंगा। आप बहुत ही मोटिवेटेड थे और आप बोले मैं खुद का काम करूंगा। अब देखो आपको मालूम है खुद का काम करने के लिए आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए? रोकड़ा। रोकड़ा बोले तो फंड्स। फंड्स तुम्हारे पास में थे नहीं, तो आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और आप अपने एम्प्लॉयर को जाके ये बोले एम्प्लॉयर जी बात सुनो, सॉरी एम्प्लॉयर नहीं, पास्ट एम्प्लॉयर जी बात सुनो। आपके पास्ट एम्प्लॉयर जी आए, आके बोले अरे कैसे हो आप बोले मैं बहुत अच्छा हूं। तो एम्प्लॉयर जी बोले कैसे आना हुआ? तो बोले जी बस मैं सोच रहा था अपना कुछ काम धंधा करने का। तो एम्प्लॉयर बहुत खुश हुआ आपका और बोला बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप काम धंधा कर रहे हो। और फिर आप बोले कि यार उसके लिए मुझे चाहिए कैपिटल। एम्प्लॉयर बोला कोई नहीं लोन दे देंगे। तो आप बोले नहीं लोन नहीं चाहिए मेरे को, आप एक काम करो, आप मुझे पेंशन देने वाले हो ना, आप मुझे क्या देते हो? हर महीने पेंशन देते हो 10,000 रुपए जी। आप एक काम करो, आप उस 10,000 की पेंशन को एक काम करो, आप मुझे अब हर महीने सिर्फ 5,000 ही देना, रिमेनिंग 5,000 के बदले में आप मुझे एक लमसम अमाउंट पे कर दो। अब हर महीने जो आपके ऊपर पेंशन का जो बोझ था वो कितना था? पहले 10,000 रुपए हर महीने का, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, उसको आधा कर दो और मुझे रिमेनिंग जो मेरी पेंशन जो है ना उसके लिए आप मुझे एक लमसम अमाउंट क्या कर दो? पे कर दो। अब आपके एम्प्लॉयर आपको मान लो कि एग्जांपल के तौर पे वो लमसम अमाउंट जो है वो आधी पेंशन के बदले में आपको मान लो 10 लाख रुपए देता है, तो जो 10 लाख रुपए आपको मिला दैट इज नोन एज द कम्यूटेड पेंशन। क्या बोलेंगे उसको? कम्यूटेड पेंशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन
रिसीव, मतलब जब आपको लमसम अमाउंट कोई भी रिसीव होता है, कैसे? बाय सरेंडरिंग सम पोर्शन ऑफ द पेंशन, अपनी पेंशन का कुछ पोर्शन का क्या करके, सरेंडर करके, अगर आपको कुछ अमाउंट जो है वो लमसम के अंदर एक अमाउंट अगर आपको रिसीव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कम्यूटेड पेंशन। क्या बोलेंगे? कम्यूटेड पेंशन। अब अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसके लिए फुली क्या? एग्जेम्प्ट है। बात करेंगे किसका? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो है वो कम्यूटेड पेंशन अगर आपको चेक करनी है कि उसके लिए कितनी एग्जेम्प्ट है, जो टोटल कम्यूटेड पेंशन मिलेगी उसमें उसके लिए कितनी एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या उस एम्प्लॉय को ऑलरेडी ग्रेच्युटी रिसीव है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव है तो इसका मतलब एक बेनिफिट तो आप पहले से ले चुके हो, दूसरा बेनिफिट और ले रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन ज्यादा मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए? सर ऑलरेडी मैं बेनिफिट ले चुका हूं, तो अब गवर्नमेंट जो है वो मुझे बेनिफिट थोड़ा सा कम देगी। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो अब आपके लिए जो है एग्जेम्पशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो कम्यूटेड पेंशन के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो कम्यूटेड पेंशन पूरी की पूरी क्या है? एग्जेम्प्ट है। बात करेंगे किसका? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर आपको एग्जेम्पशन निकालने तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो फिर क्या होगा? टोटल कम्प्यूटेड पेंशन का जो 1/3 है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर ये कैसे निकालते हैं? आगे क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो टोटल कम्प्यूटेड पेंशन का अमाउंट निकाल लो, उसका 1/2 आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉय इन रिसीट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय जिनको क्या मिल रही है? ग्रेच्युटी मिल रही है, तो उनके लिए 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। उनके लिए 1/3 ऑफ द कम्प्यूटेड पेंशन जो है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और अगर एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी, अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उसके लिए जो है हाफ ऑफ द कम्प्यूटेड पेंशन, हाफ ऑफ द टोटल कम्प्यूटेड, यहां वर्ड लिख लेना टोटल, हाफ ऑफ टोटल कम्प्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट होगा। आइए पहले इनको समझते हैं, फिर एडिशनल पॉइंट समझेंगे। या एडिशनल पॉइंट पहले चलो करवा देता हूं। आओ, अगर मान लो कोई भी पेंशन मिलती है किसको? फैमिली मेंबर्स को, ठीक है? तो फैमिली मेंबर को नॉर्मल मान लीजिए एम्प्लॉय था और वो मान लो कहीं जॉब करता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इरिगेशन विभाग में काम करता था, और वो रिटायर हुआ, उसके घर वालों को उसको पेंशन मिली थी, फिर वो बेचारे के वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी जो फैमिली है उनको पेंशन मिलेगा, ठीक है? अब जब फैमिली को पेंशन मिलेगा, जब उस एम्प्लॉय को हर महीने पेंशन मिलता था तो उसके लिए टैक्सेबल होता था सैलरी हेड में, लेकिन अब उसके घर वालों को पेंशन मिलेगा तो वो टैक्सेबल कहां पे होगा? तो घर वालों को अगर पेंशन मिलेगा तो वो अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो क्या बोलता है? पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर, ध्यान देना, पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई टैक्सेबल एज फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 56 इन द हैंड ऑफ द फैमिली मेंबर। और वो कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ओके, लेकिन अगर कोई भी फैमिली पेंशन मिलती है किसको? विडो को या चिल्ड्रन को या नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी सेना के अंदर जवान था, उसकी अगर विडो को, उसकी विधवा को या उसके बच्चों को या उसके नॉमिनी को अगर कोई पेंशन मिलती है तो वो पूरी की पूरी के एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट बोल रही है देखो आपने देश की सेवा करी है, वो सेवा करते हो आप शहीद हो गए, और आपके घर वालों को अगर पेंशन मिल रही है, अगर हम उस पर टैक्स लेंगे तो हम बहुत ही खराब इंसान है, और हम खराब इंसान नहीं बनना चाहते। आपके लिए पूरा का पूरा जो फैमिली पेंशन मिलेगा हर महीने वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो क्या है? फैमिली पेंशन रिसीव बाय द विडो, चिल्ड्रन या नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑपरेशनल ड्यूटी। ऑपरेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर मान लो एम्प्लॉय जो वो शहीद हो गया, जो हमारा फौजी था, फौजी भाई वो शहीद हो गया, तो उसके घर वालों को जो पेंशन मिलेगी रेगुलर पेंशन वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट है। ओके, दूसरा, अगर कोई भी पेंशन मिलती है किसको? बाय द विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, जिसको बहादुरी पुरस्कार मिला है, लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र अगर आपको मिला हुआ है तो वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है जी। अब कम्यूटेड पेंशन वाला जो केस है उसको समझाता हूं। मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, आप वहां से रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो है, रिटायरमेंट के बाद अब आपको हर महीने जो है वो 9,000 रुपए पर मंथ जो है वो क्या मिलती है? पेंशन। आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और आप जाके बोले एम्प्लॉयर जी मैं कुछ अपना काम शुरू करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मोमोज जो है वो बेचना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मुझे कैपिटल कहां से मिलेगी? तो आपके एम्प्लॉयर ने सजेस्ट किया कि देखो आप मुझसे हर महीने जो 9,000 रुपए क्या लेते हो? पेंशन लेते हो, आप एक काम करो इसको अदा कर लो, ठीक है, 4500 कर लो, और रिमेनिंग जो 4500 उसके बदले में मैं आपको इकट्ठा लमसम अमाउंट दे देता हूं। 4500 तो अब आपको पूरी जिंदगी मिलेंगे, रिमेनिंग जो 4500 उसके बदले में एक लमसम अमाउंट आप मुझसे जो है वो ले लो। आप बोले चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्या हुआ? गेट हाफ ऑफ हिज पेंशन कम्प्यूटेड, आधी पेंशन कम्प्यूट करवा ली, और उसके बदले में मिलके कितने? 1,80,000 रुपए लमसम अमाउंट जो मिल गया। ये जो 1,80,000 रुपए आपको मिला, दिस इज नोन एज अ कम्प्यूटेड पेंशन।
क्या बोलेंगे, कम्युनिटी पेंशन। हेंसफोर्थ, अब इसके बाद में जो है क्या होगा, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू ए पेंशन 45। अब उसको जो पेंशन मिलेगा ओनली एंड ओनली कितना मिलेगा, 4500 रुपए पर मंथ। अब आपको निकालना है एग्जेम्पशन, कितना अमाउंट उसके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्पशन निकालने के लिए आप जो है वो देखोगे पहले कि क्या एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है या एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिली। नंबर 1 एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी एंड नंबर 2 एम्प्लॉय नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी। अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो फिर क्या होगा, तो टोटल कम्युटेड पेंशन जो है ना उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो टोटल कम्युटेड पेंशन का आधा अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखो एम्प्लॉय ने कम्युटेड किया पेंशन 50%, अपनी पेंशन को कम्युट करवा लिया, मतलब 4500 रुपए जो है उसने क्या करवा लिया, अब वो छोड़ेगा और बदले में इकट्ठा पैसा कितना मिल गया, 1,80,000। अगर कम्युटेड वैल्यू जो है 45 होगी वो कितनी है, 180, तो फुल वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो सर देखो फुल वैल्यू जो है वो होगी 360। ये सुनो, अगर मान लो कम्युटेड वैल्यू जो है वो 4500 रुपए की कम्युटेड वैल्यू कितनी निकल गई, 1,80,000, तो फुल वैल्यू कितनी होगी, 3,60,000। यस, अब एग्जाम्पशन निकालनी है, तो एग्जाम्पशन कैसे होगा, अगर एम्प्लॉय को क्या मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, इफ एम्प्लॉय रिसीव एंटाइटल्ड ग्रेच्युटी, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 ऑफ द टोटल कम्युटेड पेंशन। 180 का नहीं, टोटल। अगर सारी पेंशन कम्यूट करवाते तो कितना पैसा मिलता, सर आधी करवाइए तो 180 मिला, अगर सारी करवाते तो मिलते 360। तो 360 इज द वैल्यू द टोटल कम्युटेड पेंशन। तो टोटल कम्युटेड पेंशन का 1/3, 1/3 कितना हो गया, 1,20,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब टोटल मिले हैं आपको 180, उसमें से 1,20 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग 60,000 रुपए आपके लिए क्या हो गया, टैक्सेबल। और यही अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी ना मिलती तो फिर क्या होता, टोटल कम्युटेड पेंशन का आधा अमाउंट आपके लिए क्या होता है, एग्जेम्प्ट। तो देखो हाफ ऑफ द टोटल कम्युटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। बोले तो 3,60,000 टोटल वैल्यू है कम्युटेड पेंशन का, उसका आधा कितना हो गया, 1,80,000, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो टोटल मिला कितना है भाई, मिला ही 180 है, और 180 क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 0। होल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल। यस और नो, बोलो समझ में आया क्या, जी सर। दिस इज द पेंशन सिनेरियो। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेंशन जो मिलेगी, अब उसके लिए दो प्रोविजन है, या तो रेगुलर पेंशन अनकम्यूटेड या फिर कम्यूटेड, दोनों के प्रोविजन आपको बता दिए। चलो जी आगे, थर्ड है जी लीव सैलरी। सर थर्ड नहीं तो फोर्थ है, थर्ड नंबर पे आएगा आपका प्रोविडेंट फंड का, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले पढ़ते हैं लीव सैलरी के बारे में। लीव सैलरी का केस जो वो क्या होता है, देखो जब आप जॉब करने जाओगे, कल को लगो ना जॉब पे, तो आपको जो छुट्टियां मिलती हैं एक साल के अंदर लगभग 30 दिन की, इनकम टैक्स वाले 30 दिन की छुट्टी जो वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि एक साल में एक एम्प्लॉय जो 30 दिन की छुट्टी ले सकता है। अब आपने अगर वो 30 दिन की छुट्टी अवेल कर ली तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर आपने अवेल नहीं करी, वो 30 दिन भी आप आए, तो वो जो 30 दिन की छुट्टी है वो आपकी इकट्ठी हो जाएगी, आप उनको बाद में ले सकते हो। और अगर रिटायरमेंट तक आपने छुट्टी ली नहीं, मान लो छुट्टी ली ही नहीं आपने, तो वो सारी छुट्टियां इकट्ठी होती रहेंगी और बाद में उन छुट्टियों के बदले में आपको कुछ अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीव सैलरी। तो लीव सैलरी का मतलब क्या है, वो जो छुट्टियां आपकी कम्यूटेड हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं, उनके बदले में एक अमाउंट आपको जो है वो रिसीव होगा, उसको बोलते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी का जब पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, उसके बारे में पढ़ना है। आइए पहले पढ़ते हैं लीव सैलरी है क्या। तो बोलता है एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू वेरियस टाइप ऑफ लीव व्हाइल दे आर इन सर्विस। जब एक एम्प्लॉय सर्विसेज के अंदर होता है तो उसको अलग अलग तरह की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है जी। द लीव में इधर भी अवेल्ड बाय देम, अब वो जो छुट्टियां मिलेंगी या तो वो उन छुट्टियों को क्या कर लेगा, अवेल कर लेगा, और इन केस दीज आर नॉट अवेल, और अगर मान लो कभी उनको अवेल नहीं किया, देन दीज में इधर लैप्स और दे आर अलाउड टू बी एनकैश एवरी ईयर। तो या तो वो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और या फिर जो है उसको वो क्या कर सकता है, हर साल एनकैश करवा सकता है, और दे आर एक्यूमुलेटेड, और या फिर वो इकट्ठी भी हो सकती है एंड एनकैश करवा सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ, और फिर उनको जो है रिटायरमेंट के टाइम पे आप उनको जो है वो एनकैश करवा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, लीव सैलरी। आइए पढ़ते हैं। अगर लीव सैलरी का पैसा मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आप रिटायर हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपकी छुट्टियां पड़ी थी, और छुट्टियां जो पड़ी थी उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको 7 लाख रुपए दे दिए लीव सैलरी का, तो जितना भी अमाउंट मिलेगा पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आपको जो है वो 7 लाख रुपए रिसीव हो गए, किसके, लीव सैलरी के, कितने मिल गए, 7 लाख रुपए। तो अब जो है वो क्या करें, अगर आपको 7 लाख रुपए रिसीव हो गए तो अब आपके लिए जो है वो 4 कंडीशन है। इन 4 में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। एक बार ऊपर से बोलता हूं, इन 4 में जो सबसे कम निकल गया है वो है मान लो 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना बचा, 4,50,000, ये आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहले नंबर पे लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, ये ले लो। दूसरे नंबर पे 3 लाख, यहां पे जो लिमिट है वो कितनी है, 3 लाख रुपए का, ठीक है। ग्रेच्युटी में कितनी थी, 20 लाख की लिमिट, यहां पे
लीव सैलरी में कितनी है 3 लाख। तीसरा 10 टाइम एवरेज सैलरी पर मंथ, जो भी आपकी एवरेज सैलरी है उसका 10 टाइम ले लो। और चौथे नंबर पे लीव एट द क्रेडिट, जितने भी छुट्टियां बची हुई हैं इनटू में एवरेज सैलरी पर मंथ। ये 4 आपकी जो है वो लिमिट है। इन 4 लिमिट को आप निकाल लो। इनको निकालने में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा एग्जाम, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अब पहले यहां पे बता रखा है एवरेज सैलरी का मतलब, तो एवरेज सैलरी का मतलब जो है लास्ट 10 महीने की जो सैलरी है उनको आप ले लो, उनको जोड़ दो, उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, वो आएगा आपका एवरेज सैलरी। तो एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या एवरेज सैलरी। और लीव एट द क्रेडिट का मतलब क्या होता है जितनी छुट्टियां आपकी अभी पड़ी है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे साल में जितना मन चाहे उतनी छुट्टियां दे सकता है, लेकिन इनकम टैक्स वाले मैक्सिमम कितनी मानते हैं 30 छुट्टी। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भाई एक साल में आपको 30 छुट्टियां ही जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो लीव एंटाइटलमेंट कितना मैक्सिमम 30 डेज लीव पर कंप्लीट ईयर, एक साल में मैक्सिमम कितने 30 दिन के लिए, ठीक है। उसमें से जितनी आप अवेल कर चुके हो बाकी जो बचा वो है आपका लीव एट द क्रेडिट, बोल तो बची हुई रिमेनिंग लीव, ठीक है ना, बची हुई छुट्टियां, ओके तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिख रखा है यहां पे स्पेशल एक बात, एम्प्लॉयर चाहे तो अपने एम्प्लॉय को 2 महीने एक साल में 2 महीने के 3 महीने की जो भी वो चाहे उतनी छुट्टियां जो है उतनी लीव जो उसको दे सकता है। बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ये क्या मानते हैं ओनली एक साल में 30 दिन की छुट्टी जो है वो क्या है अलाउड है, ठीक है ना जी सर। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है 4 कंडीशन है, 4 में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा एग्जाम, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। पहला क्या एक्चुअल जो लीव सैलरी आपको रिसीव हुआ जो अमाउंट मिला वो, दूसरा 3 लाख रुपए, तीसरा 10 टाइम्स ऑफ द एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब पिछले 10 महीने की जो सैलरी है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 10 कर, उसको जोड़ के डिवाइड बाय 10 कर दो, वो एवरेज सैलरी आएगा, इनटू में क्या कर दो 10 कर दो। और चौथे नंबर पे क्या है लीव एट द क्रेडिट, लीव एट द क्रेडिट जितनी छुट्टियां आपकी बची हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी एवरेज सैलरी, एक महीने की एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना, वो आएगा लीव एट द क्रेडिट। इन चारों को क्या, इन चारों में जो सबसे क्या होगा कम होगा वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा एग्जाम, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अब कुछ खास बात, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी, अगर आप अभी सर्विस में ही थे और आपने सर्विस के दौरान ही छुट्टियों का एनकैश करवा लिया तो फिर वो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। क्या है टैक्सेबल। अगर छुट्टियों के दौरान ही आपने लीव सैलरी जो थी आपकी जो बची हुई छुट्टियां थी उनको मतलब सॉरी सर्विसेज के दौरान ही अगर आपने छुट्टियों को क्या कर लिया एनकैश करवा लिया तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट आपके लिए वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम ए टोटल एग्जामिशन कितना 3 लाख। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे जिंदगी में 3 लाख रुपए की एग्जामिशन जो है वो क्लेम कर सकता है। आ गया ये अगला है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मतलब अगर एक एम्प्लॉय को जो वो क्या करते हैं रिट्रेंच कर दिया, रिट्रेंच का मतलब क्या उसको निकाल दिया जॉब से, क्या कर दिया निकाल दिया। जब एक एम्प्लॉय को जॉब से क्या करेंगे रिट्रेंच करेंगे तो उसका एम्प्लॉयर जो है वो उसको कुछ कंपनसेशन देता है। वो बोलते हैं देखो आपको अभी तो जॉब मिलेगी नहीं हाथों हाथ, ठीक है, तो मैं आपके इस दौरान खाना तो है आपने, खर्चा तो आपका अभी भी आपका चलेगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ अमाउंट दे दूंगा एज ए कंपनसेशन के तौर पे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर एक एम्प्लॉय को जो है वो क्या करते हैं आज की डेट में निकाल दिया और निकालने पर उसको जो है उसके एम्प्लॉयर ने एक अमाउंट जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब ये जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जितना भी आपको मिला, मान लो आपको 10 लाख रुपए जो है वो अमाउंट रिसीव हो गया किसका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के नाम का। अब क्वेश्चन ये है 10 लाख में से कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है कितना टैक्सेबल, तो उसलिए यहां पे टोटल मिला के हैं 3 बातें, पहला दूसरा तीसरा, 3 लिमिट है। 3 में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट हो जाएगा क्या एग्जाम्प्ट। मान लो इन 3 में सबसे कम जो हुआ गया 4 लाख रुपए, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, बाकी जो बचा कितना 6 लाख, ये अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अब वो 3 लिमिट कौन कौन से, सबसे पहला एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव, सबसे पहले तो लेंगे जितना भी एक्चुअल अमाउंट मिला, जैसे अपने को मिला 10 लाख। दूसरा 5 लाख, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है 5 लाख, एग्जामिशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 5 लाख। और तीसरा जो है वो क्या है 15/26 कर लो, बोल दो आधा महीना, इनटू में एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, 3 महीने की सैलरी लो उसको जोड़ लो डिवाइड बाय 3 कर दो, वो आ जाएगी एवरेज सैलरी पिछले 3 महीने की, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, इनटू में जितने साल उसने अभी तक जॉब करी है वो साल ले लो। और जब आप साल काउंट करोगे तो फ्रैक्शन जो है उसको भी क्या करना इंक्लूड करना, 6 महीने उसके ऊपर है तो वो 1 साल में काउंट हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेना। ये करने पर इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अब यहां पे देखो क्या है वेयर रिट्रेंचमेंट रिटायरमेंट कंपन, अब एक तो था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए जो है ये लिमिट है, ध्यान देना ये सब जो लिमिट है ये किसके लिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के। अगर आपको निकाल दिया, हमने जबरदस्ती आपको क्या करते हैं जॉब से निकाल दिया और निकालते हुए आपको कुछ कंपनसेशन अमाउंट दे दिया, उसके लिए 3 लिमिट है। एक होता है रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो रहे हो उस टाइम पे अगर कंपनसेशन मिलता है वो नहीं है, उसके लिए क्या बोलता है देखो वेयर रिटायरमेंट कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय ए वर्कमैन, अगर एक एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम
which the central government having regard to the need for the extending special protection to the workmen in the undertaking to which such scheme apply has approved in this behalf, the entire amount of the compensation so received shall be exempt. तो उसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. रिट्रेंचमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए ऊपर वाली ये 3 लिमिट है. लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई कंपनसेशन मिलता है और आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम ले रखी है, तो उसके अंडर जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा वो सारा का सारा अमाउंट जो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ओके जी सर. आगे फिर आएगा जी वॉलंटरी रिटायरमेंट. एक है रिट्रेंचमेंट, निकाल देना. एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कि मैं अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा हूं. मैंने 40 साल मान लो मैं 60 साल में रिटायर होता, लेकिन 50 साल का हो चुका और मुझे बोला यार बस यार बहुत हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूं. अब मैं जब अपनी इच्छा से रिटायर होऊंगा तो भी हो सकता है मेरा एम्प्लॉयर मुझे जो है वो क्या दे दे, कंपनसेशन दे दे. उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉलंटरी रिटायरमेंट. तो वॉलंटरी रिटायरमेंट, पहली बात तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलेगा तो उसमें से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितने टैक्सेबल होगा, उसके लिए पहले एक कंडीशन है. कंडीशन ये है, इट अप्लाई टू एन एम्प्लॉई. ये जो प्रोविजन है ये उसी एम्प्लॉई के ऊपर अप्लाई होते हैं हु हैज कंप्लीट 10 ईयर ऑफ सर्विस, जिसने कम से कम या तो 10 साल उसने सर्विस कर ली हो, या उसकी उम्र कम से कम 40 साल हो गई हो. या तो आपने 10 साल जॉब कर ली या आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. नहीं तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट का टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. आप कंपनसेशन अगर आपको मिल गया वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जितना भी मिला उसमें से ये 3 लिमिट है, इनको क्या कर लो, इनमें जो सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. सबसे पहला एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, दूसरा 5 लाख. तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन आपको मिल सकते हैं वो कितनी है, 5 लाख रुपए. या हायर ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, पिछले जो सैलरी थे इनटू में 3 महीने, इनटू में कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, या लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस. इन दोनों में जो क्या होगा, हायर होगा. ठीक है, वो ले लो. अब ये जो अमाउंट आएगा ना, इनमें इन तीनों में जो सबसे कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. अब अगर मान लो इफ इन द क्वेश्चन, if the question does not provide particular for calculating the limit indicated in 3, अगर मान लो यहां पे ये इन 3, ये जो थर्ड आपकी जो लिमिट है, अगर इसके लिए ये निकालने के लिए आपको जो है वो ये चाहिए, कंप्लीट ईयर सर्विस चाहिए या लास्ट ड्रॉन सैलरी चाहिए, अगर ये पर्टिकुलर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, द लीस्ट ऑफ द 1 and 2. तो उस केस में इन दोनों में जो कम होगा ना, वही अमाउंट आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो बोलता है द लीस्ट ऑफ द 1 and 2 कैन बी टेकन बाय अज्यूमिंग दैट द अमाउंट रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एज पर द रूल. सिमिलरली वेयर द प्रॉब्लम क्लियरली इंडिकेट दैट द कंपनसेशन इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड स्कीम, तो वहां पे एग्जेम्पशन कैन बी अलाउड फॉर द अमाउंट रिसीव्ड सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ द 5. और अगर अप्रूव्ड स्कीम में तो जितना भी पैसा मिला 5 लाख रुपए तक, उसमें सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम अंडर दिस सेक्शन ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम. आप एग्जेम्पशन पूरे जिंदगी में एक ही बार यहां पे क्लेम कर सकते हो. एंड असेसी कैन ईदर क्लेम एग्जेम्पशन और रिलीफ बट नॉट बोथ. आप एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हो या आप रिलीफ सेक्शन 89 का क्लेम कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. मेन जो आपको याद करना वो ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो मैक्सिमम जो आपको एग्जेम्पशन मिल सकते हैं वो कितनी है, 5 लाख रुपए. कितनी है, 5 लाख. ओके जी सर. और आज का लास्ट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का वो है प्रोविडेंट फंड. आइए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत प्रोविडेंट फंड के बारे में. भाई प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है बेसिकली, ये एक वेलफेयर स्कीम है. ठीक है, जो बेनिफिट देती है एम्प्लॉइज को. इसमें क्या होगा, हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है वो क्या होता रहेगा, कटता रहेगा, और एक फंड के अंदर जो है वो क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा. और हर साल उसको जो है इन्वेस्ट कर, हर महीने उसको जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट करने पर हर महीने जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज को भी दोबारा क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे. और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉय का वो सारा पैसा एक साथ जो है वो रिसीव हो जाएगा. सर इसमें खास बात क्या है, प्रोविडेंट फंड क्यों कट रहा है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से ही कटना था तो सर एम्प्लॉय तो खुद भी कर लेगा, कहीं और सेविंग कर लेगा. यस और नो, यस, ये आपके माइंड में आएगा. लेकिन प्रोविडेंट फंड में खास बात क्या होती है, जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है जनरली उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जो है वो क्या करता है, जमा करवाता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे. समझ के ना. तो इसका मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए कटते हैं और प्रोविडेंट फंड में ऐड होते हैं, तो एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपए अपनी तरफ से आपके नाम की जमा करता रहेगा. और जब आप रिटायर हो गए तो आपको अब हर महीने 5,000 नहीं 10,000 मिलेगा. ठीक है ना. इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड. आइए पढ़ते हैं. प्रोविडेंट फंड स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है. पहली बात तो
प्रोविडेंट फंड स्कीम जो वो क्या एक वेलफेयर स्कीम है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है। इस स्कीम में सर्टेन सम इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें क्या होगा, कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉयर क्या कर लेगा, काट लेगा, किसमें से? एम्प्लॉय की सैलरी में से, एज ए कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एवरी मंथ, हर महीने जो है वो कंट्रीब्यूशन का पैसा काट लेगा। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय भी फिर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, सर्टेन सम ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टू द प्रोविडेंट फंड। ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको डिपॉजिट किया जाएगा, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी दोबारा से क्या किया जाएगा, वो भी इसी अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उसको भी दोबारा से क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। और ऐसा साल दर साल चलता रहेगा, और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उस टाइम पे उसको प्रोविडेंट फंड का जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है वो सारा का सारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब जो प्रोविडेंट फंड है उसको अपने यहां पे जो है 5 तरीके से है। एक है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक है सुपर एन्युएशन फंड, एसएएफ। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब अपने को जो यहां पढ़ना है, एक तो सबसे पहले पढ़ना है इनका मीनिंग क्या है, फिर पढ़ना है अगर एम्प्लॉई कुछ कंट्रीब्यूशन करता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया उस पर जो ब्याज मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और जब लास्ट में लमसम अमाउंट मिलेगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। 5 चीजें चेक करनी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉय अगर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा पीएफ में उसका क्या होगा, एम्प्लॉय कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसका क्या होगा, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया उस पर कोई ब्याज मिला उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उस पर जो ब्याज मिला उसका क्या होगा, और जब लमसम रिसीव होगा तो उसका क्या होगा। ये पढ़ना है अपने को। ठीक है, लेकिन पहले मीनिंग बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है, आइए मीनिंग पढ़ते हैं। एसपीएफ क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सेटअप किया जाता है किसके लिए? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए। तो क्या बोलते हैं, दिस फंड इज सेटअप अंडर द, ध्यान देना, दिस फंड इज सेटअप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। आरपीएफ जो है वो किसके लिए होता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एसपीएफ हो गया, और जो आरपीएफ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, वो है किसके लिए? आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, अलग अलग फंड खुले हुए हैं अंडर द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो बोलता है दिस फंड इज सेटअप अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 फॉर द बेनिफिट द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ये जो फंड है ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने मिलकर के स्टार्ट कर लिया, उसको बोलते हैं यूआरपीएफ, और इसको जो ये इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता है। This fund is a scheme which is started by the employer and the employee in an establishment, but it is not approved by the Commissioner of the Income Tax under the Income Tax Act 1961. ठीक है जी। एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? ये जो स्कीम है, दिस इज ए स्कीम विच इज कवर्ड अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय खुद से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता, एम्प्लॉय खुद से अपना पैसा जो है वो क्या करता है, इसमें जमा करवाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पब्लिक वेदर इन एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप जॉब में नहीं हो, तो भी अगर आपका खुद का धंधा भी है ना तो भी आप पीपीएफ के अंदर जमा करवा सकते हो। और एक है आपका अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ये क्या होता है? इट मींस सुपर एन्युएशन फंड व्हिच हैज बीन एंड कंटिन्यू टू बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन पार्ट बी ऑफ द 4th शेड्यूल। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 तरह के आपके पास में जो है वो क्या फंड्स हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा जी आपका, ये इकट्ठा करवा दूं आपको, चलो इकट्ठा पढ़ते हैं। आपको मैंने 5 होता है सुपर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट के लिए, अनरिकॉग्नाइज्ड जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, और ये किसने? एम्प्लॉयर ने मिलकर बना लिया। एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसके अंदर ओनली एम्प्लॉयज पैसा कंट्रीब्यूट करता है, और एक है सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है जी, टोटल मिला के कितने हैं? 5। अब सबसे पहले नंबर पे शुरुआत करते हैं। अगर इन प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कोई पैसा कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने अपनी सैलरी में से, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो उसमें एम्प्लॉय को सेक्शन 80C जो हम डिडक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय ने अपना पैसा एसपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, डिडक्शन मिलेगा, आरपीएफ में किया, डिडक्शन मिलेगा, यूआरपीएफ में किया तो सेक्शन 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय ने कोई पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूट किया और कोई डिडक्शन नहीं मिला, तो इसका मतलब वो अमाउंट उस टाइम पे क्या हो गया? टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा एक बार अभी ध्यान रखना, बाद में लिंक करवाऊंगा। ठीक है ना, तो अगर एम्प्लॉय कोई पैसा यूआरपीएफ में जमा करवाता है तो उसको सेक्शन 80C में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉय कोई भी पैसा जमा पीपीएफ में करवाता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर एक एम्प्लॉय जो अपना कोई भी पैसा जो है वो जमा करवाता है खुद की सैलरी में से कटवा के, किसमें?
सुपर एन्युएशन फंड में तो भी उसको सेक्शन 80C में रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। क्या एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है? यस, कर सकता है। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पहला, एसपीएफ में अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी पैसा एम्प्लॉय के नाम पे क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, एसपीएफ में पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। मतलब गवर्नमेंट जो है अगर वो कंट्रीब्यूट करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया तो फिर 12% तक जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है। टोटल सैलरी आप निकाल लो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका 12% जो है तक वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ऊपर का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एम्प्लॉयर ने कोई पैसा यूआरपीएफ में जमा करवा दिया तो वो जो है वो क्या होगा, वो भी क्या उस टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे सारा का सारा जो है वो टैक्स क्या होगा, लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब पीपीएफ में अगर एम्प्लॉयर ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, भाई पीपीएफ में एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करता नहीं है, एम्प्लॉय खुद के नाम से करता है। तो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट, दैट इज देयर इज ओनली असेसी ऑन कंट्रीब्यूशन। और अब बचा क्या, सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड में अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो 7.5 लाख रुपए तक क्या एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन इसके लिए कुछ खास बात है जो आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो, एग्जेम्प्ट है अप टू रुपीज 7.5 लाख रुपए, एक्सेस इज टैक्सेबल। ठीक है, अब जितना पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ध्यान देना, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था आपके बिहाफ पे, उस अमाउंट पे अब ब्याज मिला आपको, तो उस ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर एसपीएफ है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर आरपीएफ है 9.5% तक अगर ब्याज मिला है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल। ये थोड़ा सा चेंज है, बुक में थोड़ा सही कर लेना। ठीक है जी, अब अगर मान लो ये जो इंटरेस्ट मिला है यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो ये अभी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर मान लो, मतलब ये जो आपका पीपीएफ है उसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कोई ब्याज मिला, सर एम्प्लॉयर ने जब पैसे कंट्रीब्यूट नहीं किया तो ब्याज कहां से मिलेगा, तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और अगर बात करेंगे किसका, सुपर एन्युएशन फंड का, तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट अगर मिलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अब बात आएगी किसकी, अब बात आएगी जी आपके जो पैसा एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर अगर ब्याज मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला, एम्प्लॉय ने अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, उस पर कोई ब्याज मिला, फुली एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय ने आरपीएफ में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया था, उस पर अगर ब्याज मिलेगा 9.5% तक मिलता है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सेम, अगर एम्प्लॉय ने यूआरपीएफ में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया था, उस पर कोई ब्याज मिला तो अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, लास्ट में देखेंगे। अब पीपीएफ के अंदर अगर एक एम्प्लॉय ने पीपीएफ में तो जमा किया, यस, उस पर कोई ब्याज मिला तो ब्याज पूरा का पूरा क्या एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और सुपर एन्युएशन फंड में अगर एम्प्लॉय ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया, उस पर जो ब्याज मिला वो भी पूरा का पूरा क्या एग्जेम्प्ट है, खत्म। अब आएगा पेमेंट। जब रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको सुपर एन्युएशन जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है उसमें आपने जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट किया वो सारा आपको मिलेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिला सारा का सारा क्या एग्जेम्प्ट है। आरपीएफ के अंदर भी जितना भी पैसा रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा सारा का सारा क्या एग्जेम्प्ट है। एक बार सुपर इसकी यूआरपीएफ की बताता हूं। पहले पीपीएफ में जो भी लमसम अमाउंट आपको लास्ट में रिटायरमेंट टाइम में मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या एग्जेम्प्ट है, और सुपर एन्युएशन फंड में जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे टोटल अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या एग्जेम्प्ट है। बात आती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। आप समझना, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया था, एम्प्लॉयर ने भी किया था, दोनों के पैसे के ऊपर ब्याज भी मिला था। ठीक है, हमने क्या किया, जिस टाइम पे एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट, देखो एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसकी तो हमने डिडक्शन दी नहीं, आपको मैंने अभी बोला था, जब हमने डिडक्शन ही नहीं दी इस अमाउंट पे, ठीक है, नॉट अवेलेबल 80C में, तो इसका मतलब हमने यहां पे पहले ही क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। जब ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हैं तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, अब जब लास्ट में उसको सारा पैसा मिलेगा वो सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट। आइए समझते हैं। तो यहां पे जब मिलेगा एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। जब आपको एक साथ पैसा मिलेगा तो उसके अब हम टुकड़े करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अब एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था, हमने यहां पे क्या बोला, लिख रखा है टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो भी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दोनों के ऊपर टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब जो रिटायरमेंट आएगी, रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठा पैसा मिला तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज अब टैक्सेबल होगा, और कहां पे होगा, सैलरी हेड में। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि ऑलरेडी एग्जेम्पशन नहीं मिला तो टैक्स लग चुका, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज बनता है वो टैक्सेबल होगा, और वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यहां पे मैंने लिख रखा है एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर जो ब्याज है वो तो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, किस नाम से, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
ओके, बोलो जी सर। अब कुछ खास बातें हम यहां बोलते हैं, जैसे आरपीएफ के अंदर हमने बोला क्या 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, तो यहां पे सैलरी का मतलब जो है क्या, सैलरी के अंदर जो है वो आएगा ये बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का प्लस में कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, अब एक प्रोविजन खास है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 7.5 लाख रुपए का। ये क्या प्रोविजन बोलता है, आप अपनी सैलरी में से कितना भी पैसा कटवाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके नाम से पैसा कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, तो फिर उसका कंडीशन यहां पे बताई गई है कि पूरे साल में चाहे वो आरपीएफ हो, ध्यान देना, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो सुपर एन्युएशन फंड हो, चाहे वो एनपीएस हो, नेशनल पेमेंट स्कीम हो, इन तीनों में एम्प्लॉयर अगर आपके बिहाफ पे कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूट करता है, इन तीनों का मिला करके अगर अमाउंट है 7.5 लाख रुपए तक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों में मिला करके आपका जो अमाउंट बनता है वो 7.5 से क्रॉस हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। ध्यान देना, अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके नाम पे आरपीएफ में, आपके नाम पे सुपर एन्युएशन फंड में, या आपके नाम पे एनपीएस में, अगर ये तीनों मिला करके सारा पैसा जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तुम्हारे लिए वो 7.5 लाख रुपए तक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है पूरे साल में, तो जितना ज्यादा अमाउंट है वो आपके लिए फैसिलिटी है और वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। तो यहां क्या लिखा हुआ है, ए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है ना 7.5 लाख रुपए का है, एन एम्प्लॉयर कैन मेक टुवर्ड्स आरपीएफ एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन फंड, और जो इससे एक्सेस है 7.5 से ऊपर, इट शैल बी टैक्स्ड एज ए परक्विजिट इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। दस एक कंबाइंड जो अपर लिमिट है ना एग्जेम्पशन की 7.5 लाख रुपए की इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इन ए ईयर टू पेंशन स्कीम एसएफ एंड आरपीएफ हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड एनी एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आगे यूआरपीएफ का जो भी पैसा वैसे आपको मैंने बता दिया, एट लास्ट जब आपको यूआरपीएफ का लमसम अमाउंट रिसीव होगा तो उसका क्या होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एग्जेम्प्ट है क्योंकि पहले टैक्स लग चुका। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो टैक्सेबल होगा कहां पे, सैलरी हेड में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा कहां पे, सैलरी हेड में। ठीक है, अब एक खास बात है, ये प्रोविजन इसको समझना, वेयर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब देखो एम्प्लॉय भी अपने बिहाफ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में, यूआरपीएफ में या एसपीएफ के अंदर। अब ध्यान देना एक खास बात, अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में और वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से फालतू है, आप जितना चाहिए उतना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से क्या फालतू है, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन आपका अकेले का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से फालतू है, या आपका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उस केस में आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख से फालतू है, तो जितना फालतू है ना उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या लिखा हुआ है, वेयर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्सीड 2.5 लाख और वेयर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उस केस में आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख से क्या होता है, एक्सीड, तो उस एक्सेस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख और 5 लाख एज द केस में बी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपकी इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपका टीडीएस भी कटेगा। तो ये लास्ट की कंडीशन जो आपको चेक करनी होती है वो क्या, आप जितना मन चाहे उतना, एक एम्प्लॉय जो है वो जितना मन चाहे उतना कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड्स के अंदर, लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख से फालतू है और आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, या अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ आप अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना है, 5 लाख से अगर ऊपर चला गया तो जो एक्सेस अमाउंट है ना 2.5 से ऊपर या 5 से ऊपर, उस पे जो टैक्स, उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, और कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। खत्म। ओके, पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये 7.5 वाला, जो मुझे आपकी बात लग रहा है ये 7.5 वाली कंडीशन आ सकती है कि जो टोटल अमाउंट आपके लिए है वो कितनी है, 7.5 लाख रुपए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो है ना मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए जो है वो जमा कर सकता है, उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। ओके जी सर, लो जी, ये था हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट, हमने सारा का सारा पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे जो है वो पढ़ा ग्रेचुटी के बारे में, फिर पढ़ा हमने जो है इसमें लीव सैलरी के बारे में, फिर हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट जो होती है तो उस पर कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट के ऊपर कंपनसेशन, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने जो है वो आपका प्रोविडेंट फंड, ये टोटल मिला के 6 अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जिनको हमने कंप्लीट किया। इसको एक बार आप जो है निपटा लीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। बाकी अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना करो, और एग्जामिनेशन लिमिट जरूर याद करके जाना, जैसे ग्रेजुएट में 20 लाख है इस तरीके से, ठीक है ना, ये जरूर याद करके जाना। ओके चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।